अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको एक दफ़ा फिर से वेलकम करते हैं उसामा के बर्ड्स पर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। वो सामने हमारा छोटा सा दरवाजे के पीछे सेटअप है, जो डेली व्यूअर्स हैं वो देखते होंगे। माशाल्लाह से हमें उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं हम, और आज के न्यू व्यूअर्स को वेलकम भी करते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा छोटे से लेवल का कारोबार है जो आप किसी भी सतह पर किसी भी टाइम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आपके पास आप छोटे से साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आपको इस पर अबूर हासिल करना चाहिए। और अगर अल्लाह पाक ने आपकी रोज़ी रोटी इसमें लिखी हुई तो आप इसको जितना मर्ज़ी बढ़ा लें। अगर आपको ये रास आ जाता है, सूट कर जाता है, तो आप फिर इसको रेंट पर जगह लेकर भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हज़ारों की तादाद में परिंदे पाल कर आप गोल्डन मिस्री, हैंड्स फार्मिंग या फिर ब्रायलर या फिर लेयर का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, छोटे से लेवल से स्टार्ट करें आप। और आपको चीज़ें सीखने में टाइम लगेगा, 1 साल आप कम से कम सीखें, और जिसमें 2-3 फ्लॉक आ जाते हैं। उसके बाद आप बड़े सेटअप की तरफ जाएं। बेशक आपके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है। मैंने 5-7 चूज़ों से शुरू किया था काम, उसके बाद फिर मैंने 50 चूज़े लिए। वो सारे मेरी नालायकी की वजह से समझ लें बच नहीं सके। फिर मैंने दोबारा 50 चूज़े लिए, फिर मैंने 100 चिक्स लिए, और इस दफ़ा मैंने 150 चिक्स लिए। 150 चूज़ा मैंने एक दिन का लिया। इनकी खुद से वैक्सीनेशन करनी सीखी, वैक्सीनेशन स्केड्यूल सीखा, कौन कौन सी वैक्सीनेशन है, तमाम मुकम्मल डिटेल मेरी इस वीडियो में, इस चैनल में पड़ी हुई है। इस चैनल पर तमाम वैक्सीनेशन कब करनी है, कैसे करनी है, टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करना है, चूज़े को बुखार है तो वो कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, और बुखार जो है उसको कैसे कंट्रोल करना है। उसके बाद चूज़े को फ़ीड कब और कैसे देनी है, मल्टीविटामिन का कैसे यूज़ करवाना है, ये सारी चीज़ें। इनको सबसे ज़्यादा होने वाली कॉमन सी बीमारी जो है, वो जो बड़ी बीमारी नहीं गिनी जाती दोस्तों, वो इनको गिनी जाती है। वो इनमें बुखार आता है। और ख़तरनाक बीमारियों में देखा जाए रानीखेत यानी कि एंडी जो है वो बीमारी आती है। रानीखेत की वैक्सीनेशन मैंने इस दफ़ा की हुई है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है वो गम्भोरों की बीमारी है। बाकी नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ये छोटी छोटी बीमारियाँ हैं, ये तो मेरे लिए अब कोई मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। इन पर मैंने मुकम्मल अबूर हासिल कर ली है। कैसे ट्रीटमेंट करना है, टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करना है। टेम्परेचर कंट्रोलर दोस्तों भाइयों का बहुत सारों का आया मशवरा कि आपने अभी तक टेम्परेचर कंट्रोल नहीं लगाया, आपको 2 साल हो गए हैं, आप वीडियोस बना रहे हैं। दोस्तों भाइयों, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे पास टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल है। मेरा काफ़ी बिजी स्केड्यूल है। मैं सिर्फ इनकी देखभाल नहीं करता, मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं, जिसकी वजह से मैं तो इनके फ़ीड और ये बड़ी मुश्किल से मैनेज करता हूँ। अक्सर रात हो जाती है तो मैं इनको लाइट जला के फ़ीड करवाता हूँ रात का खाना, क्योंकि फिर अंधेरे में इन्हें नज़र नहीं आता, तो रात को इनको फ़ीड करवाता हूँ। इस टाइम बाहर निकालने का मकसद ये है कि इनको जो है टेम्परेचर इनका मेंटेन हो। रात के जो सर्दी लगी है, रात को काफ़ी ठंड हो जाती है, वो धूप में ज़मीन पर लेट कर परों को सेक लेते हैं अपने। इनका बुखार, इनके जिस्म में से सारी सर्दी निकल जाती है। आपको कोई कावा वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ़ीड की बात करें, अब हम फ़ीड की बात कर लेते हैं। फ़ीड में मैं इनको बाज़ारी फ़ीड देता हूँ, जिसकी पर केजी प्राइस 140 है। बैग उसका पूरा थैला 50 केजी का होता है, वो 6500 रुपये का आता है। फ़ीड आपने जिस कंपनी की स्टार्ट करवानी है उसी कंपनी की आपने इनको देनी है नेक्स्ट टाइम भी। जब आप बार बार फ़ीड की कंपनी चेंज करते हैं, उसमें जो अज्जा होते हैं फ़ीड के अंदर वो मुख्तलिफ होते हैं। यानी कि कोई फ़ीड ऐसी होती है जिसमें मिसाल के तौर पे प्रोटीन की मिकदार 20% है, तो वो दूसरी फ़ीड जो है इसमें 15% है। तो जब आप बार बार ये अपने फार्मूले को चेंज करेंगे तो इन पर आपको बेहतर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आपको पता कैसे चलेगा कि आपके चूज़े की ग्रोथ दिनों के हिसाब से अच्छी हो रही? जब आप फ़ीड इस्तेमाल करें तो FCR होता है, वो कैलकुलेशन होती है कि कितनी फ़ीड खा के कितना वेट कर रहा है। मेरा चूज़ा इस टाइम 5 ग्राम पर डे वज़न बढ़ा रहा है हर चूज़ा, तो जो कि मैं समझता हूँ अभी भी थोड़ा सा कम है, इसको 7 ग्राम तक जाना चाहिए था। जब चूज़ा अंडे से निकलता है तो उसका 35 से 40 ग्राम वज़न होता है, ठीक है। उसके बाद वो इस तरह स्टेप बाय स्टेप उसका वज़न बढ़ता जाता है। 40 दिन के अंदर उसका वज़न हो जाना चाहिए 350 से 400 ग्राम तक, 40 दिन के अंदर अंदर। इस टाइम इनकी एज जो है एज इनकी है 48 डेज़, और इनकी तादाद है 137। 150 टोटल लिए थे मैंने। ये 15% जो है मोर्टेलिटी आती है, यानी एक्सपायर हो ही जाते हैं। आप जितनी भी कोशिश कर लें, उसमें मुख्तलिफ रीज़न्स होती हैं। कुछ जो होते हैं चूज़े कमज़ोर होते हैं बाय बर्थ, कुछ चूज़े जो है सर्वाइव नहीं कर पाते जब आते हैं, कुछ चूज़े वैक्सीन बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो वैक्सीनेशन के नेक्स्ट डे भी 2-2 चूज़ों का लॉस हुआ मेरा, ठीक है। 2-2 करके इस तरह करके 6 चूज़े तो यही निकल गए। उसके बाद
बाकी परिंदे को स्ट्रेस होती है, ये भी मुझे चूज़ा डालने के बाद पता चला, इंटरनेट से पता चला, आपस में लड़ाई करने लग गए। मैंने सर्च की कि मेरे चूज़े लड़ क्यों रहे हैं इतना ज़्यादा, दोस्तों को एक दो को फ़ोन किया, उनका इन्हें स्ट्रेस है या इन्हें रोशनी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, आप सारा दिन लाइट जला के रखते हैं, रात को भी लाइट जला के रखते हैं, या फिर खुराक और पानी की कमी दे रहे हैं। यानी कि परिंदा जो है आपसे, आपके माहौल से, आपकी खुराक से खुश नहीं है। मैंने कहा अच्छा इन्हें भी स्ट्रेस होती है, मैं समझा सिर्फ बंदों को ही होती है, ये बड़ी बात है, इन्हें भी स्ट्रेस हो गई है। फिर मैंने इनको दोस्तों इनका स्ट्रेस दूर किया, साइमो स्ट्रेस पाउडर लेकर आया। वो पाउडर मल्टीविटामिन के तौर पर काम करता है, स्ट्रेस को ख़त्म करता है परिंदे की, और जो है परिंदा रिलैक्स हो जाता है। पानी की कमी रखी मैंने पहले 2 फ्लॉक में, मुझे पता नहीं था, आइडिया नहीं था। पानी हर टाइम मैसर होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर वाला। अगर फ़र्ज़ किया आपने सर्दियों में पानी रखा है, वो आप देखेंगे कि 1-2 घंटे के बाद जो है पानी ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर क्योंकि माहौल में कम होता है, पानी ने ठंडा हो जाना है। तो आपकी ड्यूटी है फिर, या तो आप अपना इंतज़ाम अच्छा करें, या आप जो है अपना उसको पानी को बार बार चेंज करें, और पानी में थोड़ा सा नीम गर्म पानी दें इनको। पानी को गर्म करके 1-2 कप उस ज़्यादा वाले पानी में मिक्स कर लें ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन हो सके। अब ये जो है ये मैंने धूप में छोड़े हुए हैं बाहर, अंदर इनका सेटअप में धूप नहीं जाती क्योंकि उसकी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। तो मैं फिर वीकेंड पे, आज सैटरडे है तो मेरे ऑफिस से भी ऑफ है आज, तो इसलिए फिर मैं इनको जो है सैटरडे संडे इनकी भी मौज करवाता हूँ, ख़ुद भी यहाँ रिलैक्स करता हूँ सारा दिन, और ये एक अच्छा टाइम पास भी बन जाता है समझ लें, और छोटी सी साइड इनकम भी बन जाती है। अब बात करते हैं कि इनका जो है अब तक फीड का खर्चा कितना आया। दोस्तों इनका जो सेल के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये 7 तकरीबन अगर ये 1 kg का पर पीस हो जाए ना तो 1900 रुपये या 1000 रुपये का सेल हो जाता है। अगर आप कसाई को भी सेल करें, थोड़ी सी बारगेनिंग करें तो। बाकी मार्केट के मौजूदा रेट पर भी डिपेंड करता होता है, कभी रेट अप हुए होते हैं, कभी डाउन हुए होते हैं, लेकिन यही रेट चलता है 800, 900, 1000, 1100 यहाँ तक। और उस हिसाब से फिर मैं अगर इन्हें मुकम्मल फ़ीड हर टाइम देता जितनी रिकमेंडेड थी, तो मैंने फिर कैलकुलेशन की तो मुझे उतने में ही पड़ रहा था इनका हिसाब किताब, जितने में सेल होने थे, जितनी इनकी तादाद थी। और मुझे आइडिया हो गया कि इन्होंने इतना ही वज़न करना है, तो इस हिसाब से मैंने फिर फ़ीड मैंने मुनासिब मिक़दार में दी है इनको। फ़र्स्ट व्लॉग में तो मैंने करतब भी किए थे, गंदम दी सिर्फ, और इनका बेड़ा गर्क किया, मल्टीविटामिन का यूज़ नहीं करवाया, कैल्शियम की कमी हो गई, मुर्गियाँ टांगों से बैठ गई, बड़े यानी कि लंबी स्टोरी है। उसके बाद सेकंड व्लॉग में मैंने फ़ीड का इस्तेमाल और सब्ज़ियों का इस्तेमाल किया। थर्ड व्लॉग में सर्दियाँ हैं, फिर सब्ज़ियाँ वगैरह ठंडी होती हैं मोस्टली, और उससे इनको बुखार हो जाता है। फिर थर्ड व्लॉग में मैंने टोटल फ़ीड पर इन्हिसार किया हुआ है अब तक, और ग्रोथ भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जितना फ़ीड का ख़र्चा है क्या ये उतने के सेल भी हो जाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये तब भी पता चलेगी जब हम इनको सेल करेंगे। अब एंड पर कि मेरा फ़ीड का ख़र्चा कितना है। अब तक का ख़र्चा अगर मैं बात करूं तो ये मैंने 65 का एक चूज़ा लिया था, 150 टोटल थे, 9 साढ़े 9 हज़ार था मेरा ख्याल, इसको ज़रब दे के आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने अब तक जो थैले डाल दिए इनको, तकरीबन ये तीसरा फ़ीड का थैला खा चुके हैं। आज मैंने नया लेके आना है, ग्रोअर फ़ीड लेके आनी है, चौथा थैला। 6500 को आप ज़रब दे लें 3 से, और बल्कि 4 से दे लें, आज वाला अगर हम शामिल कर लें 4 से, अगर हम उसको ज़रब दे लें तो इनका अब तक का फ़ीड का ख़र्चा निकल आता है इस तरह से। परचेज़ प्राइस आप लिख लें जो मैंने आपको 65 पर चिक बताई, 65 रुपये का एक चूज़ा, और उसके बाद ये 4 थैले लिख लें आप। साथ मल्टीविटामिन पाउडर वो 200-300 का, वो इतना नहीं, 1000 रुपये आप बाकी डाल लें, और 2000 रुपये आप तकरीबन वैक्सीनेशन का डाल लें। ये 3-4 हज़ार ये हो गया, और बाकी फ़ीड का खर्चा हो गया, और कीमत ख़रीद होगी। सेटअप मेरा पहले का बना पड़ा था, इसलिए इसकी कोई टेंशन नहीं थी। तो ये अब फिक्स्ड कॉस्ट थी, ये एक दफ़ा आनी थी, आ गई हुई है। ये जो मैंने दीवार सी बनाई है और ऊपर छत डाली हुई है, ठीक है। हाँ जी, क्या हुआ? पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। अच्छा, तो दोस्तों ये थी अब तक की इनकी फ़ीड की डिटेल। मल्टीविटामिन और कैल्शियम डी पाउडर जो है मैं इनको इस्तेमाल करवाता हूँ। कैल्शियम डी जो है वो कैल्शियम की कमी को दूर करता है, मल्टीविटामिन इनमें विटामिन पूरे करता है, फ़ीड के अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि 13-14 चीज़ों का वो मिक्सचर है फ़ीड जो है।
तो वो यानी कि बड़ा बेहतरीन है। फ़ीड का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। फ़ीड की कंपनी चेंज नहीं करनी, फ़ीड आपने हमेशा पानी के साथ रखनी, पानी लाजमी मुयस्सर हो, वरना वो फ़ीड उल्टा उनके नुकसान देती है, अंदर जम जाती है, परिंदा हार्ट अटैक का मसले बनते हैं, फिर इस तरह से चिकनाई होती है उसमें, तो इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। रूम आपने अपने चिक्स की अच्छी ग्रोथ के लिए टेम्परेचर को मेंटेन करना है, पानी हर टाइम मुयस्सर रखना है, नॉर्मल टेम्परेचर पर मुयस्सर रखना है। पानी में 3 दिन हफ्ते में 3 दिन मल्टीविटामिन का यूज़ करवाना है। परिंदे को बुखार हो जाए अगर, ठीक है, तो आपने टाइलोफरसिन का यूज़ करवाना है। सांस की बीमारी हो तो भी टाइलोफरसिन का 3 दिन तक लगातार यूज़ करवाना है। ये पाउडर होता है, साशे मिलता है, चुटकी बराबर आपने पानी में डाल के इनको दे देना है बस। बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं इस साशे के। इसमें 4-5 साल्ट्स आ जाते हैं इकट्ठे ही, पैनाडोल, पैरासीटामोल यानी कि वो भी इसके अंदर है, सांस की बीमारी और 2-3 और हैं, दर्द, बुखार, सांस की बीमारी, उन सब में बड़ा इफेक्टिव है, ठीक है। और कैल्सीवेट डी 2 दिन मल्टीविटामिन दे दें, 1 दिन कैल्सीवेट डी दे दें, 2-3 दिन फ्रेश वाटर दे दें इनको सादा। और महीने बाद इनकी डिवर्मिंग कर दें, इनके पेट की सफाई कर दें, कीड़े वगैरह इनके मर जाएंगे, इनका निकल आएगा, मतलब कि पोटा साफ़ हो जाएगा और इनको फीड जो है सही मानों में लगेगी इनको। मैंने अब तक इनकी 48 दिन इनकी एज हो चुकी है और आप ग्रोथ माशाल्लाह से चेक कर सकते हैं। इस दफ़ा ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें, सिर्फ 48 दिन एज है इस परिंदे की, ठीक है। और लास्ट टाइम जो मेरा व्लॉग था वो 48 दिन में बिल्कुल चूज़ा ही था अभी तक। अब ये समझ लें चूज़े और लड़कपन, चूज़े की एज से निकल के लड़कपन की एज पर आ गए हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ तजर्बे से क्या आता है, सीख के आता है। वैक्सीनेशन लाजमी करें, वैक्सीनेशन को मैं इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता था, जो कि बहुत अहम चीज़ थी। अब वो सामने परिंदे देख रहे हैं आप कैसे लेटे हुए हैं धूप में, ये देखें, ये इस टाइम क्या कर रहे हैं, ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो इनको ठंड लगी है ना रात को, ये मेंटेन कर रहे हैं। अब इन्होंने 5-10 से 15 मिनट सेकना है, इन्होंने उठ के चल पड़ना जब इनका टेम्परेचर मेंटेन हो गया। इसी चीज़ के लिए मैंने इनको बाहर निकाला था। उसके अलावा बाहर से कीड़े मकोड़े या इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं ये, ठीक है, उससे भी बड़ा फ़ायदा होता है। साथ फीड डाल रहा हूँ मैं इनको, साथ इनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के जो है ग्रोथ पे इफ़ेक्ट होती हैं। अब जब मैं सेल करूँगा तो इसी चैनल पर आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिल सके और आपको पता चले। तब मैं एक मुकम्मल फिजिबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से, ना करो, हाँ, फिजिबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से आपको बताऊंगा कि मेरा अब तक कितना खर्चा आया है, कितने के सेल किए हैं। ये तो जब सेल करेंगे तब भी मुझे, मेरे सामने भी तब भी कंडीशन आएगी। वज़न की बात करें तो इनका वज़न इस टाइम तकरीबन 400, 420, 430 ग्राम है। कुछ चूज़े सी ग्रेड के होते हैं, वो छोटे हैं, उन्होंने ग्रोथ नहीं करनी। यहाँ पर फिर रहा होगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ किधर है वो, ना करो आनिया। सी ग्रेड का चूज़ा फिर रहा था यहाँ, एक छोटा वो रहा, ये डस्टबिन के पास, ये नज़र आया होगा, ये देखें, ये छोटा सा जो फिर रहा है, ये बास्केट के साथ राइट साइड पे खड़ा है, ठीक है। ये देखें, ये वाला चूज़ा सामने वाइट कलर का, ये सी ग्रेड चूज़ा है। इसके पर बॉडी से बाहर निकले हुए, इसे जितना मर्ज़ी टेम्परेचर अच्छा दे दें, जितनी मर्ज़ी इसको फीड दे लें, इसने ग्रोथ नहीं करनी। इसने कसम खाई हुई है कि मैंने घाटा दे के जाना है, ठीक है। तो इस तरह के चूज़े लेने से अवॉइड करें, सी ग्रेड का चूज़ा मत लें। जिससे लेना है थोड़ा सा उसे रिक्वेस्ट करें कि भाई हमें ए ग्रेड का चूज़ा ही दें, ए ग्रेड का चूज़ा जल्दी हैच होता है। ये मैंने इसी चैनल पर इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी, एक दोस्त भाई ने कमेंट में मुझे बताया था कि भाई आप गलत इन्फॉर्मेशन दी है आपने। ए ग्रेड का चूज़ा वज़न के हिसाब से ए ग्रेड में कंसिडर नहीं होता, बल्कि हैचिंग के लिहाज से ए ग्रेड में कंसिडर होता है। जो पहले जल्दी निकल आता है वो ए ग्रेड होता है, जो 48 घंटे लेता है वो बी ग्रेड हो जाता है, यानी कि जो उससे भी देर से अंडे से निकलता है मशीन में, वो सी ग्रेड होता है। यानी कि उसकी लाइफ का आगाज़ ही लेट हो रहा है, तो वो उसकी जो लेट है वो लेट कवर नहीं होती, जैसे अब इसकी लेट कवर नहीं हुई अभी तक। उम्र बढ़ती जा रही है, उतनी ग्रोथ नहीं, यानी कि उसकी ज़िंदगी का आगाज़ ही लेट है। उसके प्रोसीजर जो है, जैसे हम पढ़ते हैं माइटोसिस, मियोसिस, सेल की डिवीज़न, ये वो बाय बर्थ ही डिफ़ॉल्ट है। तो वो पैदाइशी फ़ॉल्ट आपको पता जल्दी ख़त्म नहीं होता। तो इस तरह के चूज़े से आपने अवॉइड करना होता है। मोस्टली जो फार्म पर चीनी वगैरह का जब यूज़ करते हैं ना, गुड़ वगैरह का पेट साफ़ करने के लिए या वैक्सीनेशन वगैरह, तो इस तरह का चूज़ा वैसे ही ख़त्म हो जाता है, उसे बर्दाश्त नहीं होती, उसकी इम्यूनिटी इतनी बेहतर नहीं होती, तो वो नहीं बच पाता। तो वो निकल जाए टाइम से तो ज़्यादा बेहतर होता है, वरना आपके तादाद परिंदों की तो होती, लेकिन उतना वेट नहीं होता जितना होना चाहिए। अभी भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मेरे सेटअप में भी 3 से 4 परिंदे जो हैं वो अंडर ग्रोथ हैं अभी भी।
जैसे अब इन्होंने अंडर ग्रोथ रह गए तो अब इन्होंने अंडर ग्रोथ ही रहना है। उसकी वजह ये है कि इन्हें बड़े परिंदों ने अब खाने नहीं देना, उनमें जान आती जानी है, उन्होंने जल्दी जल्दी सारी फीड खा लेनी है और बाकियों ने कमज़ोर रह जाना, जो 3-4 कमज़ोर हैं उनकी ग्रोथ नहीं होनी। तो इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। ये एक ऐसा छोटे से लेवल का कारोबार है जो आप अपने घर की छत पर या अपने घर के साथ किसी भी जगह पर, लेकिन अपना जो मैं हर वीडियो में यही आपको नसीहत करता हूँ कि अगर आपने सेटअप छोटा सा बनाना है तो खुड्डा टाइप ऐसी 4 फुट पे जाके छत ना डाल लेना, ऊंची छत रखना जहाँ आप चल फिर सकें, फार्म टाइप। अगर आप खुड्डा बना लेंगे तो वो उनकी ग्रोथ, उसके अंदर सफाई, परिंदों को देख नहीं सकते अंदर घुस के आप, तो वो बड़े मसले मसाइल हैं। तो आप जो है ये बड़ा सेटअप बनाएं थोड़ा सा, परिंदे उसमें बेशक पहले शुरू में थोड़े डालें, लेकिन सेटअप आप अपना बड़ा से मुराद यानी कि जहाँ पर 100 कम से कम चूज़ा आप पाल सकें, 100 करके आप पालते रहें। कोई फ्लॉक अच्छा जाएगा, कोई बुरा जाएगा, इतने में आपको सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर अब बाद में आप बेशक 3000 चूज़ा डाल लें, फिर आपको मसला नहीं बनेगा। आपको ये नहीं होगा कि यार मैंने सोचा था इतनी फीड लगेगी लेकिन लग इतनी गई। आप वो चीज़ें लिखते जाएँ, आपको एंड पे सारा हिसाब किताब समझ आ जाएगा कि यार 100 चूज़े पे अगर इतना खर्चा आ रहा है तो इसका मतलब 500 चूज़े पे इतना खर्चा आएगा, 100 चूज़े में से मेरे इतने बचे हैं तो इसका मतलब 500 में से इतने बचेंगे। तो यही हिसाब किताब करने का फ़ायदा होता है कि आप कैलकुलेशन, और पढ़े लिखे इंसान का यही फ़र्क होता है कि वो कैलकुलेट करके चलता है चीज़ों को, ठीक है। तो अब मुझे तकरीबन दूसरा साल है इस काम में अभी पड़े हुए इनके पीछे। अभी जो है इस दफ़ा मुझे लग रहा है सबसे अच्छा फ्लॉक जा रहा है मेरा। अब अल्लाह ना करे कोई इनको बीमारी आए या कोई और अटैक आ जाए। बाकी ये है कि सेल देखते हैं कितने के होते हैं, ये किस हिसाब से होते हैं। ग्रोथ इनकी माशाल्लाह इस दफ़ा अच्छी जा रही है, टाइम से पहले तेज़ ग्रोथ कर रहे हैं बहुत। जो दोस्त भाई डेली वीडियो देखते हैं उन्होंने भी बड़ी तारीफ़ की है इस दफ़ा, क्या आपकी इस दफ़ा ग्रोथ वाकई बहुत अच्छी जा रही है। फीड बताएं हमें क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया। टेम्परेचर दोस्तों ऐसे मेंटेन किया हुआ है जैसे आप देख रहे हैं, और फीड इन्हें मैं वही बाज़ारी दे रहा हूँ। अब ग्रोअर फीड चल रही है, नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह फिनिशर फीड पे ले आऊँगा मैं इनको, और 3 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह 3.5 महीने, 3 नहीं 3.5 महीने में मैंने इनको 1 kg तक पहुंचा देना है। अल्लाह खैर करेगा इस दफ़ा, वरना 7 महीने पे आके भी मुर्गे जानों पे नहीं आए थे जो सेकंड फ्लॉक था मेरा। अब आप देख लें इनकी उम्र अभी 48 दिन है और इनकी ग्रोथ चेक करें, और कलगियाँ निकल आई हैं। कलगी का कलर बहुत रेड है। कलगी के कलर से भी आपको परिंदे की सेहत का पता चलता है, परों से पता चलता है, परों में शाइन होनी चाहिए उससे पता चलता है। अगर शाइन नहीं है समझ लें आपकी कमी है। छोटे परिंदे में शाइन नहीं आती, बड़े में जाके आती है। अगर उनकी एज हो चुकी है, परों में शाइन नहीं है, तो समझ लें उनका टेम्परेचर, उनको स्ट्रेस है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, फीड अच्छी नहीं है, पानी की कमी है, उनके मल्टीविटामिन और मिनरल्स पूरे नहीं हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपने ख्याल रखनी होती हैं। एक से ज़्यादा फैक्टर हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी चैनल पर मैं इनकी सेल की वीडियो भी लगाऊंगा और इनकी बाकी टिप्स भी शेयर करूंगा। वैक्सीनेशन ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। चैनल पर पहली मरतबा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। कोई भी क्वेश्चन है, गाइड देना चाहते हैं या गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।